आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 में जितने भी प्रश्न जो छूट गए हुए हैं वो सबके चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग क्लास 10th के जो अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर है उसका एक लेक्चर आप लोगों को दिया गया है, उसे देख लो। आज हम लोग जो भी बातें छूटा गया है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो क्वेश्चन के रूप में है या जो क्वेश्चन के रूप में ना भी हो और वो महत्वपूर्ण है, वो सबकी चर्चा करने वाले हैं। तो आपके BTC बुक में जितने भी बातें महत्वपूर्ण है वही सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी किसी अन्य वीडियो में उस बुक के जो भी अंदर के बात होगा, जो भी उस बुक के यानी कि जो चैप्टर में जितने भी कुछ अलग अलग तथ्य होगा जो एग्जाम में हालांकि उतना नहीं पूछ जाते हैं लेकिन उसका जानना आवश्यक है, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आपका इस चैप्टर का नाम हो गया अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके विकास का इतिहास, ये चैप्टर हो गया। इसमें से बहुत सारी बातें बताया गया है। तो आप इस वीडियो का अगर देख रहे हैं तो आप अपना बुक निकाल लेंगे और बुक में जो भी बातें दिया गया है यानी जो भी क्वेश्चन से संबंधित बातें दिया गया है उसी सब का चर्चा करेंगे। तो जैसे आप लोगों के आर्थिक क्रिया के बारे में जानना है। आर्थिक क्रिया हालांकि थोड़ा बहुत बताया गया था लेकिन फिर भी यहाँ पर पहला हो गया आर्थिक क्रिया। पहला महत्वपूर्ण शब्द हो गया आर्थिक क्रिया। देखिए, जो कार्य होता है वह कार्य हम लोग अर्थव्यवस्था में जब पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं तो उस कार्य का मतलब होता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य के मतलब होता है वैसा कार्य जिसके करने के बदले में हमें कुछ पारिश्रमिक मिलता है, कुछ वेतन मिलता है। यानी जब व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम को करने के पीछे उसका उद्देश्य मुद्रा कमाना होता है यानी कि लाभ कमाना होता है, तो उसी कार्य को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं कि वह क्रियाकलाप जिसके बदले में किसी व्यक्ति को वेतन की प्राप्ति होती है। वेतन यानी जो पारिश्रमिक है, जो परिश्रम करता है उसके बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है। तो जो पारिश्रमिक मिलता है उसे ही आर्थिक क्रिया कहा जाता है। देखिए, आर्थिक क्रिया की और भी परिभाषा हो सकता है लेकिन ये भी परिभाषा ठीक परिभाषा माना जाएगा। आर्थिक क्रिया कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो कि दुकान चला रहा है, एक व्यक्ति कोई ट्रक चला रहा है, एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी क्रियाकलाप है उस सभी क्रियाकलापों को हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप में रखेंगे। कोई कहीं ना कहीं उन क्रिया के बदले में उस व्यक्ति को कुछ न कुछ वेतन की प्राप्ति हो रही है। तो पहला शब्द हो गया आपका आर्थिक क्रिया। आपका काम क्या है कि वीडियो को पॉज कर करके इन सभी बातों को नोट करते जाए या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसे अपने पास रख लें और बाद में उसे नोट करके कॉपी में याद करते जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब है सतत विकास और समावेशी विकास। दूसरा शब्द हुआ सतत विकास। पहले सतत विकास जानेंगे फिर समावेशी विकास जानेंगे। देखिए, सतत विकास का मतलब होता है लगातार होने वाला विकास। देश में जो संसाधन है उस संसाधन के प्रयोग करते हुए जब कोई देश लगातार विकास करता है
तो उस विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि लगातार होने वाले विकास को सतत विकास कहा जाता है। सतत, क्योंकि सतत के मतलब ही होता है लगातार होने वाले विकास को सतत विकास कहा जाता है। अब देखिए, आप एग्जाम्पल में भारत को भी ले सकते हैं और बिहार को भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि भारत सन 1947 से लेकर वर्तमान तक सतत विकास किया है। मतलब जब भारत आजाद हुआ था तब भारत एक बहुत ही पिछड़ा हुआ राष्ट्र में काउंट होता था, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी बिगड़े हुए रूप में थी, क्योंकि 200 साल तक तो हम लोग गुलामी झेले थे। हमारी अर्थव्यवस्था पूरा तहस नहस हो गया था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों ने नियोजन के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए और लगातार हम लोग विकास करते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि भारत आज वर्तमान में दुनिया के जो टॉप अर्थव्यवस्था वाले देश है उस श्रेणी में आ गए हैं। दुनिया के जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत के पास है। इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत और आज़ादी से लेकर के अब तक लगातार विकास की सीढ़ी पर चढ़ते गया है। तो आप एक लाइन में जवाब दे सकते हैं क्या कि लगातार होने वाले विकास को क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। आप एग्जाम्पल में भारत को भी लिख सकते हैं कि भारत के द्वारा भी क्या हुआ, सतत विकास हुआ है। एक तीसरा शब्द है समावेशी विकास। अब देखिए दोनों में अंतर है। सतत विकास, समावेशी विकास में अंतर है। देखिए लगातार जो विकास हो रहा है वो सतत विकास है। भारत में देखिए सतत विकास हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारत में जितने भी वर्ग है वो सभी वर्गों के लोग का विकास हुआ है। आज भी भारत में गरीबी है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी भुखमरी है। समावेशी विकास का मतलब होता है कि वैसा विकास जो समाज के अंतिम वर्ग के, जो एकदम निम्न वर्ग है, उस निम्न वर्ग तक के लोगों में अगर विकास पहुंच गया है तो समावेशी विकास होगा। जैसे भारत में आज भी गरीबी है, आज ही बेरोजगारी है, आज ही भुखमरी है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। आज भी बहुत सारे लोग के पास रहने के लिए घर की सुविधा नहीं है। तो अगर वैसे लोग के पास भी विकास पहुंच जा रहा है तो वैसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहेंगे। इसका आप जवाब ऐसे लिख सकते हैं कि समावेशी विकास उस विकास को कहा जाता है, उस विकास को कहा जाता है जिसमें किसी देश के सबसे निम्न वर्ग के लोगों के पास विकास क्रम पहुंच चुका हो। यानी जब समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोगों के पास भी जब विकास पहुंच जाए, जब समाज के निम्न वर्ग के लोगों का भी विकास हो जाए, ध्यान रखिएगा, जब समाज के सबसे निम्न वर्ग के लोगों के भी विकास हो जाए तो वैसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि भारत में
भारत में जितने भी लोग आज वर्तमान में नहीं पढ़ पा रहे, बहुत लोग के पास जिनके पास खुद का अपना घर नहीं है, अगर वैसे लोगों के पास भी विकास पहुंच जा रहा है, उनका भी विकास हो जा रहा है, तो वैसे विकास को हम लोग समावेशी विकास करेंगे। और समावेशी विकास का मतलब हो गया समाज के सभी वर्गों के विकास को समावेशी विकास कर देंगे। अब यह भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि समाज के सभी वर्गों के विकास को सभी वर्गों के विकास को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी विकास कहा जाता है। इसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो चुका है, विकास कहा जाता है। भारत जो देश है वो भारत देश सतत विकास किया है, समावेशी विकास भारत में नहीं हो पाया है। यूरोपीय जो देश है, अब देखते जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, ये सभी देश में समावेशी विकास हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर समाज के जो सभी वर्ग है वो सभी वर्ग विकास कर चुका है। हमारे देश में सतत विकास हुआ है, समावेशी विकास आज हम लोग उसके प्रयास में है, समावेशी विकास के प्रयास में है। वर्तमान समय में समावेशी विकास से हम लोग पीछे हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से पहले लिखने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे वीडियो को पॉज करके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट में है आर्थिक नियोजन। देखिए आर्थिक नियोजन में एक शब्द है आर्थिक और एक है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, प्लान करना, नियोजन करना। देखिए जब भी हम लोग किसी कार्य को नियोजन के तरीके से यानी प्लानिंग के तरीके से करते हैं तो उस काम को सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी जब हम लोग किसी कार्य को प्लानिंग के तहत नियोजन के तहत करते हैं तो वह काम सफल होता है और समय पर भी पूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही कार्य को हम लोग बोलते हैं आर्थिक नियोजन। यहाँ पर चौथा शब्द हो गया आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, जब हम लोग आर्थिक नियोजन, देखिए आर्थिक का मतलब कि देश के अर्थव्यवस्था क्या करना, मजबूत करना, देश के विकास के लिए कार्य करना। लिखिएगा कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, देश के प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम देश के संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। तो उसे आर्थिक नियोजन कहा जाता है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द है देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए। देखिए हमारी और आपकी आवश्यकताएं बहुत है, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसे पहले पूरा करना आवश्यक होता है। तो आवश्यकता किसी भी मनुष्य के बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमारी पहली आवश्यकता क्या है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो भारत में भुखमरी भी थी, बेरोजगारी भी था, बहुत सारे वस्तुओं की कमी भी था, बैंक की भी कमी था, बहुत सारे तमाम चीज़ों की कमी था। लेकिन उसमें से भी सबको हम लोग पूरा नहीं कर सकते थे, किसी खास समस्या को ही दूर कर सकते थे। तो हम लोग अपनी पहली प्राथमिकता दिए भोजन पर, क्योंकि हमारे देश के जनसंख्या बहुत ज़्यादा था उस समय, और उस समय सबसे बड़ी समस्या थी क्योंकि देश में भुखमरी वाली स्थिति थी।
तो हम लोग क्या किए थे, पहले प्राथमिकता दिए कि यहाँ की जितने भी जनता है उस सभी जनता को खाद्यान्न पदार्थ की आपूर्ति करें, भोजन की उपलब्धता कराएं। तो हम लोग प्लान बनाए, नियोजन बनाए कि सबसे पहले लोगों को क्या करें, प्राथमिकता है, जो पहली ज़रूरत है वह है लोगों तक भोजन की आपूर्ति करवाना। तो हम लोग यहाँ पर पहली बार देखे यहाँ पर कि भोजन को उपलब्ध करवा रहे हैं, ये प्राथमिकता था। फिर जैसे ही लोगों को भोजन की प्राप्ति हो गई, हम लोग खाद्यान्न पदार्थ के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तो फिर हम लोग दूसरी समस्या पर क्या किए, ध्यान दिए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारे वस्तुओं की कमी है, लेकिन देखना है कि अभी में किस वस्तु की तत्काल में आवश्यकता है। मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट है और आपके पास बुक की कमी है, तो ऐसे तो बहुत कुछ की कमी है, लेकिन अगर बुक की कमी है तो सबसे पहले प्राथमिकता होगा आपका कि वो बुक लिया जाए, उसके बाद जो भी अन्य वस्तुओं की कमी है उसे पूरा किया जाए। वही होता है आर्थिक नियोजन का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, देश में जो संसाधन है, जो भी खनिज वगैरह है, जो भी पेट्रोलियम वगैरह है, जो भी कामकाजी लोग हुए, कर्मशील लोग हो गए, उन सभी को उपयोग करते हैं और देश की प्राथमिकता के अनुसार काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब आज़ाद हुए तो हम लोग कृषि अपनी पहली प्राथमिकता बनाए और कृषि पर ध्यान दिए। जब कृषि पर ध्यान दिए तो हम लोग खाद्यान्न के मामला में, खाद्यान्न मतलब खाने वाला जो फसल होता है उसके मामले में आत्मनिर्भर हो गए। यानी हम लोग अपना खाने वाले जो भी अनाज है उसके हम लोग खुद ही उत्पादन करने लगे, और इतना उत्पादन करने लगे कि हम लोग बाहर से आयात न कर करके अपने देश में उगा करके खुद से काम चला ले। तो जब हम लोग कृषि की जो भी प्राथमिकता था, यानी कृषि, अगर इस कृषि पर हम लोग जब आत्मनिर्भर हो गए, ये प्राथमिकता जब पूरे कर दिए, तब हम लोग क्या किए, उद्योग पर ध्यान दिए, क्योंकि उस समय उद्योग भी हमारे देश में बहुत ही कम स्थिति में था। तो उद्योग से क्या हुआ कि हम लोग बहुत सारे वस्तुओं के निर्माण करने लगे। जैसे वस्तुओं के निर्माण करने लगे तो एक तो हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी की स्थिति थी, बहुत सारे लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, तो वे लोग फैक्ट्री में काम कर लिए और उसकी बेरोजगारी क्या हो गई, दूर हो गई। यानी हम लोग बेरोजगारी को भी दूर कर दिए। दूसरा कि हम लोग जब कृषि किए तो बहुत सारे वस्तुओं के उत्पादन होने लगा, तो इसी कृषि पर आधारित वस्तुओं के हम लोग निर्माण करने लगे। और जब फैक्ट्री में कृषि से आधारित वस्तुओं का निर्माण करने लगे, जैसे मान लेते कपड़ा का निर्माण करने लगे हम लोग, जो भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जूट है तो जूट से बहुत वस्तुओं का निर्माण करने लगे, गन्ना से चीनी बनाने लगे। इससे फायदा क्या हुआ कि हम लोग जो भी निर्माण किए उस निर्माण से दूसरे देश से वस्तु नहीं मंगाए। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में जो भी वस्तु था उस वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, वस्तु की कीमत कम हो गई। यानी हम लोग के पास जो महंगाई ज़्यादा था वो महंगाई की भी कमी हो गई, क्योंकि हम लोग खुद अपने देश में जो ज़रूरत की वस्तु था उस ज़रूरत की वस्तु को हम लोग खुद क्या करने लगे थे, तैयार करने लगे थे। तो आपका जवाब ऐसा होना चाहिए कि देश की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम देश के संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो उसे ही आर्थिक नियोजन कहा जाता है। यहाँ पर आप एक शब्द और लिख सकते हैं आप लोग पैराग्राफ चेंज करके कि भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना। और यही योजना आयोग देश के लिए क्या क्या प्लानिंग किया, नियोजन किया। लिख लीजिएगा, योजना आयोग को ही नियोजन का कार्य दिया गया था। नियोजन का कार्य दिया गया था। फिर आपको पता होगा कि हम लोग पंचवर्षीय योजना बनाए थे। 1951 से लेकर 1956 तक हम लोग 5 वर्ष की योजना बनाए और 5 वर्ष में
किसी एक आवश्यकता पर ध्यान दे करके देश में जितने भी समस्या था उस सभी समस्या को एक एक करके दूर करने के प्रयास किए थे। अब अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। हालांकि वस्तु विनिमय प्रणाली आप जैसा पढ़िएगा सेकेंड चैप्टर में, जब आपको पढ़ाएंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय तो वहाँ पे पढ़ना है। फिलहाल थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है। वस्तु मतलब हो गया कोई भी वस्तु, जैसे मेरे हाथ में जो मार्कर है ये भी वस्तु है, कपड़ा वस्तु है, बल्ब हो गया वस्तु है, किताब वस्तु है। और विनिमय का मतलब होता है अदला बदली करना या आदान प्रदान करना। और वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब होगा सिस्टम, एक तरह का सिस्टम है। वस्तु विनिमय प्रणाली का सीधा मतलब है कि एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु को प्राप्त करना। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये पेन है और ये मार्कर है, ये दोनों वस्तु है। तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को मार्कर दिया और उसके बदले में ये पेन ले लिया, तो ये क्या हो गया, वस्तु से वस्तु की क्या की अदला बदली कर लिया। और इसी वस्तु को वस्तु से अदला बदला करने की जो प्रणाली है उसे ही कहा गया वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें एक वस्तु की अदला बदली किसी दूसरे वस्तु के साथ होता है। लेकिन ये पहले होता था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। वर्तमान में हम लोग जब जाते हैं किसी वस्तु के लिए तो हम लोग उस वस्तु को लेते हैं और बदले में मुद्रा यानी कि रुपया देते हैं। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब हम लोग अपनी आवश्यकता को इसी सिस्टम द्वारा पूरा करते थे, यानी एक वस्तु को देते थे और बदले में किसी दूसरे वस्तु को प्राप्त करते थे। आप इसे लिख सकते हैं कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी प्रणाली है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं, उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु की अदला बदली किसी दूसरे वस्तु से होता है। अदला बदली किसी दूसरे वस्तु से होता है, किसी दूसरे वस्तु से होता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। यदि आप अभी दुकान पे जाते हैं तो आप उस वस्तु के बदले में किसी वस्तु को नहीं देते हैं बल्कि मुद्रा देते हैं। तो आप एक लाइन इसमें जोड़ सकते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के आविष्कार से पहले चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली मुद्रा के यानी कि रुपया के मुद्रा के आविष्कार से पहले चलता था। मुद्रा के आविष्कार से पहले चलता था। वर्तमान में अभी मौद्रिक प्रणाली की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु नहीं प्राप्त होता। जब आप पेट्रोल की दुकान पर पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आप पेट्रोल के बदले में मुद्रा देते हैं, ना कि किसी वस्तु को देते हैं, क्योंकि वस्तु आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। बहुत उनकी सुविधा जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास आप वस्तु लेने गए हैं और उसके बदले में कोई वस्तु दे रहे हैं, तो यह दुकानदार के ऊपर है कि वस्तु ले कि नहीं ले। जैसे आपको एग्जाम्पल है कि जब आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो पेट्रोल के बदले में मुद्रा देते हैं और इससे कोई परेशानी नहीं है, वो आराम से उस पैसे को रख लेते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि आप एक किसान हैं और आप पेट्रोल पंप पर गए और बोले कि पेट्रोल के बदले में हम आपको आलू की एक बोरी दे रहे हैं, तो यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या हो सकता है कि कर भी सके या न कर सके, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी परेशानी था, क्योंकि
इस वस्तु विनिमय प्रणाली से आवश्यकता पूरा नहीं होता था। ये पढ़ाया जाएगा डिटेल से आपको सेकेंड चैप्टर में। फिलहाल इतना समझिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी बुराइयां था, तो उस बुराई को दूर करने के लिए हम लोगों ने यानी कि मानव ने मुद्रा का आविष्कार किया। और मुद्रा के जब आविष्कार हो गया तो अभी के समय में एक वस्तु या एक सेवा की पूर्ति हम लोग मुद्रा द्वारा करते हैं, यानी मुद्रा के द्वारा हम लोग वस्तु को और सेवा को प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पर मुद्रा देते हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं आपको, वो सेवा दे रहे हैं। और जब आप किसी दुकान में जा कर के आलू चीनी कुछ भी लेते हैं तो वस्तु लेते हैं, ये दोनों चीज़ की प्राप्ति आप कर रहे हैं वस्तु की मुद्रा से। तो वह जो सिस्टम है यानी वर्तमान में जो सिस्टम है वो होता है मौद्रिक प्रणाली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे मौद्रिक प्रणाली की। मौद्रिक प्रणाली का मतलब हो गया कि जब हम किसी वस्तु या सेवा की प्राप्ति मुद्रा द्वारा करते हैं तो उस प्रणाली को हम लोग मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अगला हो गया मौद्रिक प्रणाली। ये आप जो भी पॉइंट होगा उसे नोट कर लिया। फिलहाल हम स्टार दे के लिख रहे हैं। वर्तमान में चल रहा है मौद्रिक प्रणाली, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी बुराइयां था, अतः उस बुराइयां को दूर करने के लिए हम लोगों ने मुद्रा का आविष्कार किया था। आप लिख सकते हैं कि जब किसी वस्तु या सेवा, देखिए जो आप पढ़ते हैं, जिस बस पे आप जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो सेवा में आता है। जैसे आपका पढ़ना, आप जहाँ पढ़ते हैं वह सेवा ले रहे हैं, किसी बस से जा रहे हैं वह सेवा ले रहे हैं, जहाँ पर आप इलाज करवा रहे हैं वह भी सेवा है, जिस वकील से आप सलाह ले रहे हैं वो भी सेवा है, ये सब सेवा में आता है। और जो भी आप दुकान में जो वस्तु लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कॉपी किताब लिए, कपड़ा लिए, ये सब वस्तु है। तो जब किसी वस्तु या सेवा के बदले की अदला बदली मुद्रा के द्वारा होता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो उसे मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। वर्तमान में कौन सी प्रणाली है? वर्तमान में यही प्रणाली काम कर रही है। आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली कार्य कर रही है। वर्तमान में मौद्रिक प्रणाली ही चलन में है, मौद्रिक प्रणाली मौजूद है, मौद्रिक प्रणाली मौजूद है। अब है कोर बैंकिंग प्रणाली। देखिए अगला शब्द है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर के कोई सदस्य दिल्ली या मुंबई में काम कर रहे हैं और आपका अकाउंट या उन्हीं के अकाउंट, आपके घर के जो सदस्य है उनका अकाउंट आपके गांव में है। तो होगा क्या कि दिल्ली मुंबई में जो आपके घर के लोग काम कर रहे हैं वो अपने पैसा को डालेंगे दिल्ली या मुंबई के उस बैंक के ब्रांच में, और वही पैसा उस बैंक के माध्यम से आपके गांव में पहुंच जाएगा, आपके गांव के खाते में पहुंच जाएगा। तो बैंक द्वारा ये जो ट्रांजैक्शन किया, बैंक द्वारा जो पैसा के आवागमन किया गया, उसी को हम बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। मतलब आप लिख सकते हैं कि कोर बैंकिंग प्रणाली, कोर बैंकिंग प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है, उस प्रणाली को कहा जाता है
कहा जाता है जिसमें 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 किसी भी क्षेत्र से हो, जैसे मान के एक देश में किसी भी क्षेत्र में, जिसमें देश के किसी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र से बैंक के माध्यम से बैंक के माध्यम से मुद्रा की आवागमन होता है, या मुद्रा को भेजते या मंगाते हैं, मुद्रा को समझिए कि भेजते या मंगाते हैं, भेज सकते हैं या भेजते या मंगा लेते हैं। आप इसे फिर से समझेंगे। देखिए, मान लेते हैं कि ए नाम के कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझेंगे। ए नाम का कोई व्यक्ति है और ए नाम का जो व्यक्ति है यह दिल्ली में है, और ए नाम के ही व्यक्ति के जो परिवार है, या मान लेते हैं कि उनका पुत्र है, ये जो बी है यह ए के क्या है, पुत्र है, बेटा है, और ये जो बी है वह रहता है, मान लेते हैं कि कोई भी गांव में, जैसे मान लेते हैं कि ये बिहार के किसी गांव में रहता है, बिहार के किसी गांव में है। अब ये क्या है कि ये नाम का जो व्यक्ति है इसका अकाउंट है, मान लेते हैं अकाउंट है भी नहीं है, या मान लेते हैं बी नाम के जो बच्चा है बिहार में, उसका अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में। तब ये नाम का व्यक्ति क्या करेगा, दिल्ली में जाएगा और दिल्ली के किसी भी बैंक, दिल्ली में जाएगा और दिल्ली के जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, उस बैंक ऑफ इंडिया में ये पैसा क्या करेगा, यहाँ पर जमा करा देगा। ये नाम के व्यक्ति दिल्ली में जो बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पर पैसा जमा करा देगा, और ये पैसा जमा कराया किस अकाउंट के नाम पर, बिहार में जो अपने बेटे का अकाउंट नंबर है उस पर। तो यहाँ से क्या होगा, यह बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पैसा इस शाखा से कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, बिहार के इसी बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में पहुँचा दिया जाएगा। इस तरह से देख रहे हैं कि बैंक क्या कर रहा है कि दूसरे बैंक में पैसा के ट्रांसफर कर दे रहा है, और यही सिस्टम कहलाता है कोर बैंकिंग प्रणाली। यानी कोर बैंकिंग प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें देश के किसी भी क्षेत्र से बैंक के माध्यम से मुद्रा को क्या करते हैं, भेज देते, लिख ले सकते हैं आप, भेजते हैं। इसमें बैंक भेजता है, मतलब बैंक अपनी एक शाखा से किसी दूसरे शाखा में पैसा क्या कर देते हैं जी, भेज देते हैं, और यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली। अगला है एटीएम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला शब्द है एटीएम। एटीएम के देखिए हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है, 10th क्लास के हमेशा ये पूछा जाता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। आपसे एटीएम पूछा जाएगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 3 बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि पहला हो गया एटीएम, और एटीएम के फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड